पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान में हैं और इस दौरान उन्होंने कोटा, सीकर और बारां में रोड शो किया। शेखावाटी की धरा सीकर में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। यहां उन्होंने भव्य दरबार भी लगाया। यहां के बारां में बाबा बागेश्वर के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण जुटे, तो वहीं कोटा के रोड शो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान में अपने स्वागत से अभिभूत नजर आए। देखिए, 3 तस्वीरें ये दिखा रही है कि किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर लोगों में हर जगह उत्साह होता है। जब वो रोड शो के दौरान गाड़ी से बाहर निकले तो हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। बाबा से मिलने पहुंचा है, देखने पहुंचा है। मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए। मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में बाबा ने राम राज्य से भरे हिंदुस्तान की बात को फिर से दोहराया। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरअसल इन दिनों राजस्थान के सीकर में हैं, जहां उनके दिव्य दरबार में काफी संख्या में लोग पहुंचे। आस्था की बहती बयार के बीच बाबा देश में एकता, अखंडता पर जोर देते दिखे। हालांकि दिव्य दरबार से पहले सीकर पहुंचने पर बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ। इस रोड शो में बड़ी संख्या में भागीदारी देते श्रद्धालुओं की ये तस्वीर बाबा के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए काफी थी। धीरेन्द्र शास्त्री एक निजी विमान से सीकर आए, जिसके बाद हुए इस भव्य रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु फूल माला लेकर खड़े दिखे। बाबा बागेश्वर पर श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश की, तो बाबा ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। आयोजकों के अनुसार राजस्थान में होने वाले पहले दिव्य दरबार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीर राजस्थान के बारां की है, जहां अंता में बागेश्वर धाम का रोड शो हुआ। यहाँ भी उमड़ा जनसैलाब बाबा के प्रति आस्था दिखाता नजर आया। यहाँ फूलों की बारिश के बीच खुली गाड़ी में खड़े धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के प्यार को तहे दिल से स्वीकारा। बाबा बागेश्वर की मौजूदगी में आस्था से लबरेज ये एक और तस्वीर कोटा की है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सड़क मार्ग से यहां से बारां के लिए रवाना हुए। हालांकि यहां कोई दिव्य दरबार का आयोजन नहीं था, बावजूद इसके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए सुबह से ही यहां भक्तों का हुजूम उमड़ा रहा। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग बाबा की एक झलक, उनके दर्शन के लिए खड़े रहे। वहीं इस भीड़ को कंट्रोल करते हुए बाबा को एयरपोर्ट से ले जाने में ही पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ गई। फिलहाल बारां और सीकर दोनों ही जगह रोड शो हो या फिर बाबा का दिव्य दरबार, दोनों ही मौकों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन और उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान इन सभी धार्मिक कार्यक्रम स्थलों पर भोजन पानी की व्यवस्था के साथ जिला पुलिस प्रशासन भी सजग नजर आया। बारां से राम मेहता, कोटा से चेतन गुर्जर और सीकर से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी पे सभी जगह बाल गोपाल के मनमोहक पोशाकें तैयार की जा रही हैं। आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाल गोपाल के लिए पोशाकें बनाई जा रही हैं। मथुरा में जेल के कैदी बड़े उत्साह और लगन से भगवान के लिए शानदार पोशाकें बनाने में जुटे हैं। वहीं राजस्थान के धौलपुर में राधा कृष्ण की पोशाकें बनाई जा रही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इन पोशाकों को बना रहे हैं। जरी की नई डिजाइन्स की सुंदर और आकर्षक पोशाकें यहां तैयार हो रही हैं। मुस्लिम कारीगर कई महीने पहले से पोशाक बनाने के काम में जुट जाते हैं। यहां पोशाक बनाने का कार्य लगातार चलता रहा है, लेकिन जन्माष्टमी पर्व पे भगवान श्री कृष्ण और राधा की पोशाकों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह गुजरात के सूरत में भी कई लोग सामूहिक तौर पे बाल गोपाल की पोशाकें तैयार करने में जुटे हैं और नई नई डिजाइन्स की पोशाकें यहां पर बन रही हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस बार भी कहा जा रहा है कि ये 2 दिन बनाई जाएगी। इसी कंफ्यूजन को स्पष्ट कर रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। सुनिए आप भी।
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में। नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र। अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में वृष लग्न में उनका जन्म हुआ था। इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि है 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से और ये 7 सितंबर तक है शाम को 4:14 तक। रोहिणी नक्षत्र पूरी रात भर विद्यमान है, यानी 6 और 7 की जो मध्य रात्रि है पूरे रात में रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा। इस बार भगवान कृष्ण की पूजा का समय होगा 6 तारीख को 6 सितंबर को रात में 11:56 से 12:42 के बीच में। मध्य रात्रि, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं 6 और 7 तारीख की मध्य रात्रि को। इसीलिए इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और अब आपको लंदन की जन्माष्टमी दिखाते हैं। लंदन में लोग कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आए। लंदन के साउथ हॉल इलाके में जन्माष्टमी का शानदार नजारा देखने को मिला। वहां लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते नजर आए। हिंदुस्तान से पहले लंदन में जन्माष्टमी की धूम। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें लंदन के साउथ हॉल इलाके की हैं, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। विशाल रथों पर निकली देवी देवताओं की दिव्य झांकियां यहां भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी छटा पेश कर रही हैं। लंदन के इस इलाके में जन्माष्टमी के सिलसिले में 23 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जो आज की यात्रा है इसको हमने नाम दिया यूनिटी यात्रा का, क्योंकि हम 23 साल से ये यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और आज क्योंकि साउथ हॉल जो है यहाँ पे हर एक डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है। हमारा सबके लिए मैसेज आज, जैसे आपने आज सुबह देखा कि लोग अपनी विशेष देने आए थे, मुस्लिम कम्युनिटी चर्च से भी लोग आए थे और गुरुद्वारे से, मंदिरों से सब लोग आए थे। उनका एक ही मैसेज था कि सब जो है सब एक है। साफ है कि जन्माष्टमी के धार्मिक आयोजन के जरिए यहाँ विविधता में एकता और सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ लोगों में सद्भावना, सारे धार्मिक अदारे जहाँ पर आते हैं और इकट्ठे होकर एक मैसेज देते हैं प्यार का, आपस में पीसफुली रहने का, और हमारे समाज में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना आए उसकी प्रार्थना करते हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ सिर्फ हिंदू और भारतीय समुदाय के ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों में भी जन्माष्टमी मनाने के लिए गजब का उल्लास नजर आया। लंदन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शानदार आयोजन हर साल देखने लायक होता है। 7 समंदर पार बसे प्रवासियों के लिए ये अपनी जड़ों की ओर लौटने का मौका है, तो लंदन के लोगों के लिए भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर से जोड़ने का खास अवसर भी है। लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लंदन, गुड न्यूज टुडे। रामलला के नए मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में लोगों को नई सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी की तर्ज पर अब अयोध्या में भी क्रूज चलेगा और यहां आने वालों को सरयू में क्रूज पर जल विहार का मौका मिलेगा। खबर है कि 3 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को इस क्रूज का शुभारंभ किया जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण परवान चढ़ रहा है, तो साथ ही साथ रामनगरी को धार्मिक पर्यटन के लिए विकसित करने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में राम की पैड़ी को नया रूप देने और सरयू नदी के घाटों की सूरत बदलने का काम तो चल ही रहा है। अयोध्या वासियों और यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों और सैलानियों को अब क्रूज की नई सौगात भी मिलने जा रही है। यानी लोग अब सरयू में नौका विहार ही नहीं, क्रूज से भी सैर कर सकेंगे और 10 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या के घाटों के खूबसूरत नजारे का दीदार कर सकेंगे। इस क्रूज का नाम जटायु रखा गया है। ये क्रूज सरयू नदी के गुप्तार घाट से नया घाट के बीच चलाया जाएगा। इस क्रूज में एक बार में 125 लोग सफर कर सकेंगे। इस क्रूज में डबल इंजन लगा हुआ है। ये क्रूज 25 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है। ये क्रूज दुबई से गुजरात लाया गया और फिलहाल कंटेनर के जरिए इसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम ने एक प्राइवेट कंपनी से करार करके उसको ये क्रूज चलाने का जिम्मा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्रूज आधुनिक आरामदायक सुविधाओं से लैस होगा, साथ ही इस पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम होंगे। सरयू नदी में प्रदूषण न हो, इसके लिए क्रूज का संचालन सौर ऊर्जा से किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 शिखर सम्मेलन में बस गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में मेहमानों के स्वागत सत्कार को लेकर ठहरने और खान पान तक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐतिहासिक इमारतों को सजाया संवारा जा रहा है ताकि विदेशी मेहमान हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सके। रोशनी से नहाती नजर आ रही हैं ये ऐतिहासिक इमारतें, और इस बीच जिन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरेंगे उन्हें भी सजाया गया है। होटल्स में विदेशी मेहमानों को देसी थाली परोसी जाएगी, मोटा अनाज यानी मिलेट से बनी चीजें परोसी जाएंगी। मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं। अभेद्य किले में दिल्ली को तब्दील कर दिया गया है ताकि विदेशी मेहमान जब यहां पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। G20 शिखर सम्मेलन में बस गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में मेहमानों के स्वागत सत्कार से लेकर ठहरने और खान पान तक की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ऐतिहासिक इमारतों को भी सजाया और संवारा जा रहा है ताकि मेहमान हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सकें। G20 मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली संवर रही है। साफ सफाई से लेकर साज सज्जा तक सबका खास ख्याल रखा जा रहा है। ऐतिहासिक इमारतों का कायाकल्प हो रहा है। पुरानी दिल्ली की ये इमारत भी इनमें से एक है, गालिब की हवेली, जिसे नए सिरे से संवारा जा रहा है। गालिब की हवेली को तिरंगा के रंगों से रोशन किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम जारी है। इसे दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। इस बीच पुरानी दिल्ली का भी खास महत्व है और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गालिब की हवेली में। गालिब की हवेली की महत्वता को देखते हुए इसे भी सजाया और संवारा जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें तिरंगे की रोशनी जगमग करेगी, यानी यहाँ पर फ्लेक्सेस बदले जाएंगे। साथ ही दीवारों पर तिरंगे की रोशनी पड़ेगी कि अगर विदेशी मेहमान यहाँ घूमने आते हैं तो वो गालिब की हवेली के रंगों के साथ तिरंगे के जो रंग है उसको भी देख सके। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम भी सज चुका है। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी है। 28 फुट ऊंची और 19 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति को भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के मुख्य द्वार पर लगाया जाना है। ये काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं मेहमानों के लिए भारत मंडपम में कल्चरल कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसमें G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होती है और भारत के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता रही और सांस्कृतिक उत्सव इस देश ने मनाया हर मुश्किल के बावजूद, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसको कुछ घंटे कुछ दिनों में संजो पाना बहुत कठिन है। सरकार की कोशिशों के अलावा आम लोग भी विदेशी मेहमानों का स्वागत दिल खोलकर करना चाहते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदार चाहते हैं कि उनकी ओर से मेहमानों के लिए खास तैयारी हो।
वो उनका फूल मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं, बाजार को सजाना चाहते हैं, खरीदारी पर उन्हें डिस्काउंट में सामान बेचना चाहते हैं ताकि विदेशी मेहमान यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। 8, 9, 10 सितंबर को जो है G20 के समिट के टाइम खुली रहेगी, एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए। उसके साथ साथ हम ये भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारी मार्केट में जो विदेशी डेलीगेट्स आए और आएंगे वो उनका हम वेलकम करें बहुत अच्छी तरीके से। वो जो आपने बोला अतिथि देवो भव, उसको पूरा निभाएंगे। बाकायदा फूलों की माला उनको पहनाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके साथ साथ 50% डिस्काउंट जो है हम लोग उनको देंगे। ये इसलिए भी हम कर रहे हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, एक मैसेज अच्छा लेके जाएं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है, लिहाजा कोशिश यही है कि यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया देख सके, भारतीय मूल्यों और परंपराओं को गहराई से समझ सके। दिल्ली से नीतू झा और राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस महा इवेंट के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब वक्त इन तैयारियों को परखने का है। खासतौर से ध्यान सुरक्षा पे दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों का रिहर्सल पूरा कर लिया है और तय योजना के मुताबिक सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। यानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार है। 8 से 10 सितंबर के बीच राजधानी छावनी में तब्दील रहेगी। शहर में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा होगी। जमीन से आसमान तक सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी ताकि कहीं भी परिंदा तक पर न मार सके। नई दिल्ली के जिन इलाकों में वीवीआईपी मूवमेंट होना है उनमें पुलिस और सुरक्षा बल खासतौर से सतर्क और मुस्तैद हैं। शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के सिलसिले में रविवार को राजधानी में ट्रैफिक मूवमेंट और मैनेजमेंट की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई ताकि दिल्ली में होने जा रहे इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन के दौरान सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत पेश न आए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर विदेशी मेहमान जिन 16 होटलों में ठहरेंगे वहां और राजघाट से सम्मेलन स्थल प्रगति मैदान और फिर वहां से होटल और फिर एयरपोर्ट तक पूरे निर्धारित रूट में हर कोने पर जगह जगह पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। मुख्य तौर पे आप समझिए कि 7 बजे ऑनवर्ड्स कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और देर रात 11 बजे तक चलेगा 10 तारीख को। उसमें क्या क्या होगा सर? जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ये राजघाट विजिट करेंगे और उसके बाद ये होटल से निकल के राजघाट जाएंगे, प्रगति मैदान भी जाएंगे, होटल भी जाएंगे, एयरपोर्ट भी जाएंगे। ये अलग अलग वेन्यूज पे इनकी विजिट है और ये 11 बजे तक चलेगी रात। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने राजघाट से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 तक अलग अलग जगहों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी टॉप अफसरों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। बता दें कि G20 की बैठक के लिए दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के लगभग 50,000 जवान इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। साथ ही 1,000 स्पेशल कमांडोज को भी जगह जगह तैनात किया जाएगा। G20 सम्मेलन के दौरान ड्रोन अटैक से निपटने की भी तैयारी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर होटलों में हेलीकॉप्टर से भी कमांडोज को उतारने के इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे वहां पर बम निरोधक दस्ते भी तैनात होंगे। किसी भी खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, NSG, भारतीय वायुसेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। विदेशी एजेंसियां भी इनके संपर्क में हैं। पुलिस का खास फोकस हवाई अड्डे की सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद रोधी उपायों पर है। कार्यक्रम स्थल पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर रैंक के अफसर कमांडर के रूप में काम करेंगे और DCP रैंक के अफसर क्षेत्रीय कमांडर के रूप में काम करेंगे। इनकी सहायता संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी और अतिरिक्त DCP करेंगे। DCP रैंक के अधिकारी उन होटलों के कैंप कमांडर के रूप में काम करेंगे जहां प्रतिनिधि ठहरेंगे। सुरक्षा में तैनात जवान स्पेशल वर्दी में होंगे ताकि एक जैसे दिखें।
खास बात ये भी है कि दिल्ली में गाड़ियों के लिए राइट हैंड ड्राइविंग सिस्टम लागू है, जबकि G20 सम्मेलन में भाग ले रहे कई विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का काफिला लेफ्ट हैंड ड्राइविंग सिस्टम वाली गाड़ियों में निकलेगा। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी कर ली है ताकि शिखर सम्मेलन के दौरान इन गाड़ियों के मूवमेंट में परेशानी न हो। सुरक्षा के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी बनी रहें और चकाचक दिखें। इसके लिए खास उपाय किया गया है। दरअसल दिल्ली में बारिश होने पर सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या से निपटने के लिए अहमदाबाद से स्पेशल डी वाटरिंग वैन्स मंगाई गई हैं। पानी बरसाती पानी भर जाता है, हमारी सोसाइटियों में कोई भर जाता है, उसको निकालने का काम करते हैं। और 1 मिनट में 4 सेक्शन लगते हैं, 4 पीछे लगते हैं, 4 आगे लगते हैं। 4 से 10,000 लीटर खींचती है गाड़ी। तो 1 मिनट में 10,000 लीटर। और क्या खासियत है? और तो भाई यही खासियत है। अच्छा, डी वाटरिंग वैन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह 1 मिनट में 10,000 लीटर का जो पानी है, ये आप देख सकते हैं कि जो सक्शन पंप हैं वह पीछे की तरफ हैं और साथ ही साथ आगे की तरफ भी हैं। ये कुछ इधर से निकलते हैं, कुछ बाकी उधर की तरफ से निकलते हैं, लेकिन साफ तौर पर ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए ये जो है डी वाटरिंग वैन तैनात की जा सकती है। और यही खास बात इसके अंदर है और इसी खासियत के मद्देनजर जो दिल्ली का फायर विभाग है उसे वो यहाँ पर लाया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि G20 सम्मेलन के दौरान आम लोगों को सफर में परेशानी न हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर रखी है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो निर्देशों का पालन करें ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो और शिखर सम्मेलन सुंदर तरीके से संपन्न हो जाए। राम किंकर सिंह और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। एशिया कप में आज नेपाल के साथ टीम इंडिया का मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच दोपहर 3 बजे ये मैच खेला जाएगा। श्रीलंका के पल्लिकल में खेले जाने वाले इस मुकाबले में बारिश का साया भी है। मैच अगर बारिश से धुला तो भारत को सुपर 4 में सीधे एंट्री मिल जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।